नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं एक कल्पना कर रहा था, मैं एक विवेचना और विश्लेषण जो मैंने अपने देश के स्वतंत्र होने के बाद के समय से आज तक का विश्लेषण किया, उसके अनुसार एक कल्पना कर रहा था। अब इसे कपोल कल्पना भी कह सकते हैं, इसको यूटोपियन आइडिया भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने जो आज कहने जा रहा हूं, ये भारत माता के प्रति अपने प्यार के संदर्भ में कहने जा रहा हूं, अपने देश के हित में कहने जा रहा हूं, और देश की पूरे विश्व के अंदर जो एक ऐतिहासिक छवि है उसको बरकरार करने के सिलसिले में कहने जा रहा हूं। तो अगर आपको लगे यूटोपियन आइडिया है, कपोल कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता हो। लेकिन जो मैंने सोचा, मैंने देखा, आज से 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ, देश के अंदर एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने देश की समस्याओं को समझते हुए और अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को समझते हुए जो देश के संदर्भ में उन्हें उचित लगा और जो उचित था उन्होंने किया। उन्होंने देश को एक मिक्स्ड इकोनॉमी दी, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी था, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी था और प्राइवेट सेक्टर भी था। पब्लिक सेक्टर बनाए उन्होंने इसलिए कि लोगों को रोजगार मिले, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट जनरेशन नहीं था बल्कि सोशल कॉज था। और प्राइवेट सेक्टर से कहा कि ठीक है, आप एक पैरेलल इकोनॉमी जिसे पब्लिक सेक्टर से आपको कंपटीशन करना पड़े, आप बनाइए। और पब्लिक सेक्टर होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर एक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को न बढ़ा सके, चीजों के दाम न बढ़ा सके, उसके लिए टाटा स्टील भी रहा और सेल भी रहा। सेल अगर स्टील 2000 रुपए में बेचेगा तो 5000 में तो टाटा स्टील नहीं बेचेगा। तो एक प्रकार की इकोनॉमी उन्होंने दी देश को, जो देश की आवश्यकता थी। देश के अंदर सामाजिक धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी धार्मिक अस्त्रों का उपयोग नहीं किया। कभी हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू जैन, हिंदू क्रिश्चियन, ये नहीं किया। उन्होंने सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया। अब कुछ लोगों को लग सकता है वो गलत किया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसी बात पे आलोचना करते हैं कि उन्होंने सभी धर्म और जाति को साथ लेने का प्रयास किया। ये परंपरा आगे बढ़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने देश की समस्याओं को समझा और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब 1965 की लड़ाई हुई, उन्होंने देश को एक समय खाना छोड़ने का आह्वान किया। लोगों ने किया क्योंकि उन्हें लगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की मूल भावना, उनके संस्कारों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो व्यक्ति खुद पढ़ने के लिए गंगा नदी में तैर के जाता था, अपने बस्ते को सिर पे रखता था, साधारण परिवार का था, और जब रेल मंत्री थे तो किसी ने ट्रेन में चलते हुए उनसे पूछा क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं रेल में काम करता हूं। ये नहीं बताया मैं रेल मिनिस्टर। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास लोन थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थे। ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने देश को शक्ति दी, पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा, तोड़ा और देश का गौरव बढ़ाया। खैर, इमरजेंसी लगाई, एक काला अध्याय था, हम लोगों ने भी विरोध किया था, देश ने उसका विरोध किया। मोरारजी भाई आए, मोरारजी भाई ने भी देश के सभ्यता संस्कारों का पालन किया। कुछ गलतियां भी की, इंदिरा जी को अरेस्ट किया, उसका फल मिला। 1980 में फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी मिशन लाए, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब कांग्रेस के जमाने में आया। चंद्रशेखर आए, वीपी सिंह आए, देवेगौड़ा साहब आए, गुजराल साहब आए, उसके बाद अटल जी आए। लेकिन अटल जी ने भी जो देश के मूल सिद्धांत थे उनसे समझौता नहीं किया। शाखा के आदमी थे, संघ के आदमी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो समझौते नहीं किए जिसकी देश को आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में सबको साथ लेके चलने का अपने
मूल संस्कारों के बावजूद काम किया, प्रयास किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2004 में लोगों को नहीं लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है और अपोजिशन जीत सकता है, अटल जी सब मान रहे थे कि सत्ता में लौट के आएंगे ही, देश की जनता ने इंडिया शाइनिंग के नारे को नकारा और इंडिया ये जो यूपीए है जीत गई। लोगों ने प्रस्ताव किया कि सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक कुशल अर्थशास्त्री और विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री चुना। उन्हें लगा कि देश के सामने जो आर्थिक संकट है, आर्थिक चुनौतियां हैं, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं बनना चाहता। अगर वो सरकार चलाना चाहती तो खुद भी प्रधानमंत्री बन सकती थी और राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। पिछले 10 साल में जिस प्रकार से खैर अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, स्वामी रामदेव का आंदोलन हुआ, एक कैपिटलिस्ट राजनीतिज्ञों का एक गठजोड़ हुआ, उसके माध्यम से बताया गया कांग्रेस बहुत भ्रष्ट सरकार है, और सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ। 2019 में उसमें और ज्यादा बल मिला तो ऐसा लगा कि मोदी जी को हटाए जाना असंभव है, लेकिन 2024 के चुनाव में वो चीज में टूटा और ये लगा कि मोदी जी को हराया जा सकता है, उनके खास स्टेट में उनको हराया जा सकता है। और आज जो सरकार है ये एनडीए की सरकार है, ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए की सरकार। खैर, अब जो मेरा मुख्य मुद्दा है, आज देश के अंदर मैं देख रहा हूं सामाजिक धार्मिक कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई, राजनीतिक कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, बीएचयू में पढ़ा करते थे, तो मैं समाजवादी योजना सभा का सदस्य था, कुछ आरएसएस के थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ कांग्रेसी थे, साथ बैठते थे, डिस्कशन करते थे, एक दूसरे से जानने का प्रयास करते थे, लेकिन कटुता नहीं होती थी। पिछले 10 साल के अंदर धर्म के बीच में भी कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई, जातीय कटुता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और राजनीतिक विचारधाराओं की कटुता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसा नहीं हुआ जैसे हमारे जमाने में जब कोई इलेक्शन लड़ा करता था, बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं भी इलेक्शन लड़ा था और लड़ाया भी था, तो उस समय जो देवव्रत मजूमदार एक अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भाषण बड़ा प्रचलित था। वो कहते थे कि देखिए ये राजनीतिक लोग जो हैं ये अखाड़े के दो पहलवान हैं, आते हैं अखाड़े में लड़ने के लिए, हाथ मिलाते हैं, लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, फिर हाथ मिलाते हैं, कटुता भूल जाते हैं, फिर आपस में जाके फिर व्यायाम करते हैं और अपनी, लेकिन कटुता नहीं होनी चाहिए राजनीति और धर्म के बीच में भी नहीं होनी चाहिए, सामाजिक रूप से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की तारीख में कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो मोहन भागवत जी ने कहा, इंद्रेश जी ने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस परिवेश में कहा, किस लिए कहा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो कहा वो मूल है, वो सही है। अहंकार नहीं होना चाहिए, राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग तो हम लोगों को नहीं बनाते, वोटर्स को नहीं बनाते, हम वोटर्स राजनीतिक लोगों को बनाते हैं। अगर वो सभासद बनता है, विधायक बनता है, लोकसभा में जाता है, मंत्री बनता है, तो हम लोगों की वजह से बनता है, वो तो हम पे कोई एहसान नहीं करता, हम उस पर एहसान करते हैं। लेकिन उन लोगों में अहंकार आ जाता है, लोगों को लगता है कि मैं अकेला सफरवारी, वो गलत है। कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई, खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेईमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूंजीपतियों के ऋण माफ करने में कोई अर्थशास्त्र का हनन नहीं होता, लेकिन गरीबों का ऋण माफ करने में अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताए जाने लगते हैं। 75 साल का आदमी एक्सटेंशन अपने लिए मांगता है, लेकिन 21 साल में बच्चों को, युवा बच्चों को रिटायर करने में उसको कोई परेशानी महसूस नहीं होती। कॉर्पोरेट टैक्स कम करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जीएसटी बढ़ाने में और टोल टैक्स बढ़ाने में उसे कोई समस्या नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने के बावजूद बढ़ा दिए जाते हैं और गरीब जनता से पैसा वसूला जाता है और अमीरों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, सर्विसेज को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जाते हैं और चीजों के दाम 6 गुने और 7 गुने हो जाते हैं। अर्थशास्त्रियों को कोई परेशानी नहीं होती। उन्हें लगता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया, इनका यही लेवल है, इनकी यही औकात है।
किसी की संपत्ति 15-20 करोड़ लाख करोड़ की हो जाए और किसी को 5 किलो अनाज पे निर्भर कर दें, ये अर्थशास्त्रियों को अच्छा लगता है। तो कटुता अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई है आज की तारीख में कि पार्टियों को तोड़ा जाता है सत्ता में बने रहने के लिए, पैसों के आधार पे, पूंजीपतियों के एक नेक्सस के बेसिस पर पार्टियों को तोड़ा जाता है, लोगों को खरीदा जाता है, लोगों को डराया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किया जाता है और उसके आधार पर राजनीतिक अपनी सत्ता को काबिज किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि आप या तो हमारी बात मान जाइए वरना जेल जाइए। इस प्रकार का दमन और संवैधानिक संस्थाओं पे पूर्ण अधिकार और शिक्षा के स्तर में गिरावट और शिक्षा माफिया का, एजुकेशन माफिया का दखल जो आप लोग देख रहे हैं, जो आपने देखा है, अभी अभी देखा है, नीट के अंदर देखा है। पिछले 7-8 साल में शायद ही कोई एग्जाम ऐसा दिखा हो आपको जिसमें बेईमानी नहीं हुई है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसमें बच्चों के साथ, गरीब और ग्रामीण बच्चों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। शिक्षा मित्र बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। किसान 13 महीने बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं। अभी भी किसान पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। उनको आतंकवादी बता दो, उनको खालिस्तानी बता दो, कोई आवाज उठाए उसको अर्बन नक्सल बता दो, उसको नक्सलाइट बता दो, उसको हिंदू विरोधी बता दो, उसको देश विरोधी बता। कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक धर्म के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार क्या देश के लिए हितकारी है? यह प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए। अच्छा, चलिए, किया क्या जा सकता है? जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वाई कांट वी हैव ए गवर्नमेंट इन विच आपकी जो भी विचारधारा हो, आप वामपंथी हो, आप दक्षिणपंथी हो, आप गांधी को मानने वाले हो, गोडसे को मानने वाले हो, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो होगा ना, आप राष्ट्रप्रेमी होंगे, आप भारत को प्यार करते होंगे। तो एकाधिकार, डिक्टेटरशिप की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी सरकार देश के अंदर नहीं बन सकती जिसमें वामपंथी भी हो, जिसमें आरएसएस को मानने वाले भी हों, जिसमें कांग्रेस विचारधारा को मानने वाले भी हों, जिसमें टीएमसी के लोग भी हों, आरजेडी के हों, सपा के हों, उद्धव ठाकरे के हों, मुस्लिम लीग के हों, इंडियन यूनियन मुस्लिम, हिंदुस्तान वाली, वो उसे कंफ्यूज मत कीजिए। हिंदुस्तान की आईयूएमएल और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग वो एक अलग प्रकार की डिस्कशन को मोड़ दे देता है। और सारे वो लोग जो मॉडरेट हों, जो मिलजुल के रहना चाहते हों, जो राष्ट्रभक्त हो, वो राष्ट्रहित में मिलजुल कर एक सरकार बनाए। और संसद के अंदर खुली चर्चा हो, खुली बहस हो, किसी को बाहर ना किया जाए। क्योंकि मुझे याद है केरला के अंदर जब पहली सरकार बनी थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी उसमें जीते थे। केरला के अंदर गोली चली थी, 2 लोगों की मौत हुई थी, केवल 2 लोगों की। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि वो सरकार जो अपनी जनता पे गोली चलाए उसको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, सरकार गिरा दी थी। उन्होंने पट्टम तालू पे लड़ाई की। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के अंदर जहां संवैधानिक व्यवस्था हो, अपने देश के नागरिकों पे लाठी चलाना, उनको पीटना, जैसे आज हो रहा है नीट में, जो बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियों को पुरुष पुलिस वाले घसीट रहे हैं सबको। जिस प्रकार से पदक विजेता लड़कियों के चेहरे पे बूटों से उनको रगड़ा गया था, यह एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में शोभनीय नहीं है। उन्होंने ही आपको चुना है, वो ही आपको सत्ता मिले। जब तक कोई हिंसात्मक काम न हो, हिंदुस्तान के अंदर सत्याग्रह करने का, गांधी के सत्याग्रह करने का अधिकार छीने का अधिकार लोकतंत्र और संविधान में कैसे? खुलेआम चर्चा हो, ये वो भारतवर्ष बने जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी की कटु आलोचना करते हैं 1962 के चुनाव के बाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी पीठ दबाते हैं और कहते हैं भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल है, तुम बहुत अच्छा बोले। क्योंकि आपकी मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम आप दुश्मन नहीं हैं। आप अपनी विचारधारा पे अडिग रहिए, मैं अपनी विचारधारा पे अडिग। मैं गांधी को मानता हूं, गांधी को मानता रहूंगा, गोडसे को नहीं मानूंगा। आप गोडसे को मानते हैं, ठीक है, आप मानिए। आप नहीं मान सकते गांधी को, ठीक है, कोई बात नहीं।
आपकी विचारधारा है, आप आरएसएस के हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कांग्रेसी है, ठीक है, हैं तो देश के। क्या मिलजुल के ऐसी सरकार नहीं बन सकती जिसके सरकार के अंदर सारी विचारधाराओं का समन्वयन हो और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न बनकर ये धार्मिक विद्वेष, जातीय विद्वेष, राजनीतिक विचारधारा का विद्वेष खत्म करके एक अच्छे भारतवर्ष की कल्पना क्या हम नहीं कर सकते? आप इसको यूटोपियन आइडिया कह सकते हैं, आप इसको कपोल कल्पना कह सकते हैं, लेकिन क्या पूरे विश्व के लिए भारतवर्ष वो संदेश नहीं दे देगा इस तरह से, जिसके अंदर एक सरकार बने जिसमें अखिलेश यादव भी हो, राहुल गांधी भी हो, नितिन गडकरी भी हो, शिवराज सिंह चौहान भी हो, वसुंधरा राजे भी हो, टीएमसी की दीदी भी हो, तेजस्वी भी हो, नीतीश कुमार भी हो, स्टालिन भी हो, उद्धव ठाकरे भी हो, एक मिलीजुली सरकार जिसके अंदर सभी विचारधाराओं का समन्वयन हो और सब कॉम्प्रोमाइज करके राष्ट्रहित में आगे बढ़े। क्या ये कल्पना कपोल कल्पना है, यूटोपियन है? हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन जिस प्रकार की कटुता बढ़ गई है, जिस प्रकार की घृणा बढ़ गई है, जिस प्रकार के आपस के संवाद का स्तर गिर गया है और एक दूसरे को हम भारतवासी दुश्मन समझने लगे हैं और छोटी छोटी बात पे उनको देश निकालने की धमकी देते हैं, उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी और देशद्रोही कहते हैं। ये पिछले 60 साल मैंने कभी नहीं सुना जो पिछले 10 साल में सुना है, इसलिए ऐसी कल्पना मैं कर रहा हूं। अब आप बताएंगे मुझे अपनी टिप्पणियों से, अपने कमेंट से बताएंगे ये कपोल कल्पना है, ये यूटोपियन आइडिया है, या ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं जिसमें हम विचार विमर्श करें, डिस्कशन करें, आर्गुमेंट्स करें, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन न समझें और किसी का खून बहाना, किसी को जलाना, किसी को मार देने पे कोई गर्व होने का अनुभव, ये मेरे देश की, भारत की परंपरा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। शास्त्रार्थ की परंपरा है हमारे देश की। डिस्कशन करें, आर्गुमेंट करें, विरोधी पक्ष दें, एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन अंत में द्वेष को वहीं छोड़ दें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। ऐसे भारत की कल्पना मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरा ये आइडिया है, ये यूटोपियन हो या कपोल कल्पना हो, या आप बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स पे अपनी टिप्पणी देके। नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।